चलिए, जैसा हमने पिछले क्लास में वेंगी के पूर्वी चालुक्य के बारे में पढ़ा, ठीक है। हमने इस टॉपिक को पढ़ा, ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं 23वां अध्याय, ठीक है। ये 23वां अध्याय का छठा भाग यानी आखिरी भाग है। इस भाग में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम, ठीक है, वेंगी के पूर्वी चालुक्य के बारे में पढ़ने के बाद हम आगे चलते हैं अगले लाइन में, जो है राष्ट्रकूट वंश, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश। चलिए, आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, राष्ट्रकूट वंश। दक्षिण में राष्ट्रकूटों का शासन पाल और प्रतिहार वंशों के शासन के समकालीन था, ठीक है। दक्षिण में राष्ट्रकूटों का शासन पाल और प्रतिहार वंशों के शासन के समकालीन था, ठीक है। वहां पे पाल और प्रतिहार वंशों का शासन था, ठीक है, दक्षिण में। राष्ट्रकूटों के अभिलेख में उनका मूल निवास स्थान आधुनिक लातूर जिला विदार माना गया है, ठीक है। नोट कर लीजिए इनको, ठीक है। ये नोट कर लीजिए कि राष्ट्रकूटों के अभिलेखों में उनका मूल निवास स्थान कौन सा है, ठीक है। तो आप कहेंगे लटलूर, ठीक है। आधुनिक लातूर जिला विदार माना गया है, ठीक है। नोट करते हुए चलिए। किंतु बाद में एलिचपुर में इस वंश का राज्य स्थापित हुआ। बाद में एलिचपुर में इस वंश का राज्य स्थापित हुआ, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश का राज्य स्थापित हुआ। चलिए, राष्ट्रकूट बादामी के चालुक्य के सामंत थे। राष्ट्रकूट बादामी के चालुक्यों के सामंत थे, ठीक है। जो मैं हाईलाइट करता हूँ सब नोट करते हुए चलिए। राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक, लिखिए कि राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। दंती वर्मन या दंती दुर्ग था, ठीक है। नोट कर लीजिए कि चालुक्य साम्राज्य के संस्थापक दंती वर्मन या दंती दुर्ग था, ठीक है। जिसने 8वीं शताब्दी के मध्य कब 752 में चालुक्य शासक कृतिवर्मन को पराजित करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, ठीक है। ये भी नोट कर लीजिए कि 8वीं शताब्दी के मध्य यानी 752 में चालुक्य शासक कृतिवर्मन को पराजित किया। किन्होंने? राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक दंतीवर्मन या दंती दुर्ग ने चालुक्य शासक कृतिवर्मन को पराजित यानी हरा दिया, ठीक है। बाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उसने अपनी राजधानी, लिख लीजिए, उन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई चालुक्य शासक को हराने के बाद? तो आप कहेंगे मान्य खेत, ठीक है, या माल खेत बनाई, ठीक है। मान्य खेत या माल खेत दोनों एक ही नाम है, ठीक है। जहां दो शब्दों के बीच में या लिखा आ जाए, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं और, दोनों चीज एक ही है, ठीक है। या तो ये कहिए या तो ये कहिए, ठीक है। तो इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। दंती वर्मन के बाद उसका चाचा कृष्ण प्रथम 756 में शासक बना। नोट करते हुए चलिए, हम कौन से वंश के बारे में बात कर रहे हैं? हम राष्ट्रकूट, ठीक है, राष्ट्रकूट साम्राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो दंती वर्मन के बाद उसका चाचा कृष्ण प्रथम 756 में शासक बना, ठीक है। कृष्ण प्रथम विजेता होने के साथ साथ एक निर्माता भी था। उसने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, जिसे गुहा मंदिर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, का निर्माण करवाया, ठीक है। नोट करते हुए चलिए, सब ये जीएस का प्रश्न है, स्टैटिस्टिक जीके का प्रश्न है। ये पूरा लिखिए कि कृष्ण प्रथम विजेता, इतना लिखिए, कृष्ण प्रथम विजेता ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, जिसे गुहा मंदिर भी कहा जाता है, का निर्माण करवाया, ठीक है। यही लिखना है। चट्टानों को काटकर मंदिर निर्माण कराने का श्रेय राष्ट्रकूट वंश को दिया जाता है। अलग से लिखिए, पूछ दिया जाए कि कौन से वंश को यह श्रेय दिया जाता है कि चट्टानों को काट कर मंदिर का निर्माण करने का श्रेय राष्ट्रकूट वंश को दिया जाता है, ठीक है। सब लिखते हुए चलिए।
गोविंद द्वितीय के पश्चात यानी बाद में उसका पुत्र ध्रुव, ठीक है, 780 में शासक बना। कौन से साम्राज्य का? तो आप कहेंगे राष्ट्रकूट साम्राज्य का। ठीक है, लिखते हुए चलिए। ध्रुव प्रथम किनके पुत्र थे? तो आप कहेंगे गोविंद द्वितीय के पश्चात उनका पुत्र ध्रुव 780 में शासक बना। ठीक है, तो ध्रुव प्रथम राष्ट्रकूट शासक था, ठीक, जिसने उत्तरी भारत के आधिपत्य के लिए चलाए जा रहे त्रिशतात्मक संघर्ष में दृढ़तापूर्वक हस्तक्षेप किया। जान लीजिए इस चीज को, त्रिशतात्मक संघर्ष क्या है। ठीक है, उत्तरी भारत के आधिपत्य के लिए चलाया जा रहा एक संघर्ष था। ठीक है, कि उत्तरी भारत में भी आधिपत्य हो। आधिपत्य क्या होता है? राज, शासन, ठीक है, वर्चस्व। ठीक है, उसके लिए अगर संघर्ष चलाया जा रहा था। त्रिशतात्मक संघर्ष में इन्होंने दृढ़तापूर्वक हस्तक्षेप किया। ठीक है, तथा प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। ठीक है, प्रतिहार नरेश कौन थे? वत्सराज एवं पाल शासक कौन थे? धर्मपाल को किन्होंने? तो आप कहेंगे ध्रुव प्रथम ने पराजित यानी हरा दिया। ठीक है, चलिए। संजन ताम्रपत्र के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट है, कौन से ताम्रपत्र के अनुसार? संजन ताम्रपत्र के अनुसार गोविंद तृतीय ने हिमालय तक सैनिक अभियान किया। ठीक है, और मालवा, कौशल, कलिंग, वंग, डाहल तथा पर्क को जीता। ठीक है, सुनिए, संजन ताम्रपत्र के अनुसार गोविंद तृतीय, ठीक है, हमने तो गोविंद द्वितीय के बारे में ऊपर पढ़ा कि उनके पुत्र ध्रुव थे, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शासक गोविंद तृतीय के बारे में, गोविंद तृतीय के बारे में। ठीक है, ने हिमालय तक सैनिक अभियान किया और मालवा, कौशल और कलिंग, वंग, डाहल तथा पर्क को जीता। ठीक है, इन जगहों को जीता। गोविंद तृतीय ने पल्लव, पांडव, केरल तथा गंग राजाओं द्वारा बनाए गए संघ को ध्वस्त कर दिया यानी गिरा दिया। ठीक है, इसका काल राष्ट्रकूट शक्ति का चरमोत्कर्ष काल था। ये लिखिए कि किनका काल राष्ट्रकूट शक्ति का चरमोत्कर्ष काल था, किस शासक का? तो आप कहेंगे गोविंद तृतीय। क्या कहेंगे? गोविंद तृतीय। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो आप लिखते हुए चलिए, और बाकी चीजों को याद रखिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं उसी लाइन पे जहाँ पे हम थे। चलिए, हमने जैसे देखा कि उन्होंने कई जगहों को जीता। ठीक है, जैसे वंग, टाहल, पर्क, ये सब जगहों को जीता। और आगे क्या लिखा हुआ है कि गोविंद तृतीय ने पल्लव, पांडव, केरल तथा गंग राजाओं द्वारा बनाए गए संघ को ध्वस्त कर दिया। ठीक है, इसका काल राष्ट्रकूट शक्ति का चरमोत्कर्ष काल था। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा। गोविंद तृतीय ने पाल शासक कौन थे? धर्मपाल तथा प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। लिखते हुए चलिए कि गोविंद तृतीय ने पाल शासक धर्मपाल को और प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। ऊपर इस चीज को भी लिख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या लिखना है आपको? ऊपर था यहाँ पे कि ध्रुव प्रथम राष्ट्रकूट शासक था जिसने उत्तरी भारत में आधिपत्य के लिए चलाई। हाँ, यहाँ से लिखिए, प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। ठीक है, ये भी लिखिए। और साथ में यहाँ पे चरमोत्कर्ष काल के लिखने के बाद ये लिखिए कि गोविंद तृतीय ने पाल शासक धर्मपाल तथा प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। ठीक है, गोविंद का
अल्पवयस्क उत्तराधिकारी अमोघ वर्ष कर्क के संरक्षण में शासक हुआ। ठीक है, एडजेक्टिव ये लिख लीजिए कि गोविंद का अल्पवयस्क उत्तराधिकारी कौन हुआ। ठीक है, अमोघ वर्ष का धर्म एवं साहित्य की ओर अतिशय रुझान था। ठीक है, जो गोविंद का अल्पवयस्क उत्तराधिकारी अमोघ वर्ष थे। ठीक है, अमोघ वर्ष का धर्म एवं साहित्य की ओर अतिशय रुझान था। ठीक है, अमोघ वर्ष जैन मातुनियाई था। ठीक है, ये भी लिख लीजिए। जो गोविंद के अल्पवयस्क उत्तराधिकारी थे अमोघ वर्ष, वह जैन मातनुयायी थे। ठीक है, अमोघ वर्ष विधा और कला का उदार संरक्षक था। उसने कविराज मार्ग नामक कन्नड़ भाषा में एक काव्य ग्रंथ की रचना की। ठीक है, किन्होंने कविराज मार्ग नामक कन्नड़ भाषा में एक काव्य ग्रंथ की रचना की? तो क्या लिखेंगे आप? डायरेक्ट नाम मत लिखिएगा, ये लिख लीजिएगा गोविंद का अल्पवयस्क उत्तराधिकारी अमोघ वर्ष। ठीक है, अमोघ वर्ष तो आपको याद रहेगा ही, साथ में ये भी याद रहेगा कि गोविंद का अल्पवयस्क उत्तराधिकारी कौन थे? अमोघ वर्ष। ठीक है, कब से? 814 से 876 ई। ठीक है, उसने अपनी राज्यसभा में अनेक विद्वानों का आश्रय प्रदान किया। ठीक है, इनमें आदि पुराण के लेखक जिनसेन तथा गणित सार संग्रह के लेखक महावीरचार्य स्वयंभू प्रमुख थे। ठीक है, इन्होंने अपने राज्यसभा में आश्रय प्रदान किया। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्र नदी में जल समाधि लेकर अपना जीवन अंत किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रकूटों के सर्वश्रेष्ठ शासक लिख लीजिए, सर्वश्रेष्ठ शासक और शासनकाल को लिख लीजिए। इंद्र तृतीया और कृष्ण तृतीया दो नाम हुए। ठीक है, दोनों नाम को आप लिख लीजिए कि राष्ट्रकूटों के सर्वश्रेष्ठ शासक इंद्र तृतीया और कृष्ण तृतीया, इनके शासनकाल को जरूर लिखिएगा। ठीक है, इंद्र तृतीया अपने समय का अत्यंत शक्तिशाली राजा हुआ। इंद्र तृतीया के समय भारत भ्रमण पर आए हुए अरब यात्री अलमसूदी, लिख लीजिए यहाँ पे कि राष्ट्रकूट के शासक इंद्र तृतीया का समय अरब यात्री कौन थे? तो आप कहेंगे अलमसूदी। ठीक है, के अनुसार राष्ट्रकूट राजा बलहारा या बल्भराज भारत का सर्वश्रेष्ठ राजा था। देखिए, ये भी साथ में लिखिए आप इतना कि राष्ट्रकूट राजा बल्हार या लिखा ना यहाँ पे, मैंने बताया बल्भराज भारत का सर्वश्रेष्ठ राजा था। किनके अनुसार? ये भी डायरेक्ट लिखिएगा, इक्वल टू का साइन डाल के आगे लिखिए अलमसूदी। अलमसूदी कौन थे? एक अरब यात्री थे जो इंद्र तृतीया यानी राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीया के समय में भारत भ्रमण पर आए थे अरब यात्री अलमसूदी। ठीक है, इन्हीं के अनुसार राष्ट्रकूट राजा बल्हार या वल्लभराज भारत के सर्वश्रेष्ठ राजा हुए। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक लिखते हुए चलिए। अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीया। ठीक है, और इनके शासन काल को यहाँ से लिख लीजिए 939 ई से 365 ई। ठीक है, कृष्ण तृतीया ने रामेश्वरम में कृष्णेश्वर, ठीक है, कि कृष्ण तृतीया ने रामेश्वर में कृष्णेश्वर तथा इन दो मंदिर का नाम है। ठीक है, इन दो मंदिरों के आप नाम को नोट कर लीजिए। ठीक है, किन्होंने बनवाया? तो आप कहेंगे राष्ट्रकूट वंश के अंतिम महान शासक इन दो मंदिरों को बनवाए। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसकी राज्यसभा में कन्नड़ भाषा का कवि पौन निवास करता था। ठीक है, ये भी लिखिए कि कृष्ण तृतीया के राज्यसभा में कन्नड़ भाषा के कवि थे, वो कौन थे? तो वो पौन थे। ठीक है,
पौन निवास करता थे। ठीक है, चलिए, कवि कौन थे? पोनन निवास करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसने शांति पुराण की रचना की थी, शांति पुराण की रचना किन्होंने की है? तो आप क्या कहेंगे? इतना मत लिखिएगा कि शांति पुराण की रचना पोनन ने की है। ठीक है, इतना नहीं लिखना है आपको, ये इतना लिखना है कि कृष्ण तृतीया राज्यसभा में कन्नड़ भाषा के कवि पोनन ने की है। ठीक है, ये पूरा लाइन लिखना है, क्योंकि पोनन तो नाम आपको याद रहेगा, साथ में आपको ये भी याद रहेगा कि कृष्ण तृतीया के राज्यसभा में कन्नड़ भाषा के कवि पोनन थे। ठीक है, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। ठीक है, एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र में है। ठीक है, गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के समय में हुआ था। गुहा मंदिरों का निर्माण किनके शासन काल में हुआ था? आप कहेंगे राष्ट्रकूटों के शासन काल में हुआ था। ठीक, राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। ठीक है, एडिटिव नोट कर लीजिए। उन्नीस सौ 75 ई में चालुक्य राजा तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कर्क द्वितीय को पराजित किया। ठीक है, जैसा हमने ऊपर पढ़ा कि राष्ट्रकूट वंश के अंतिम महान शासक, शब्द को समझिए, कृष्ण तृतीया, राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कर्क द्वितीय। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, इसको लिखिए कि 1974 से 75 ई में जो चालुक्य राजा तैलप द्वितीय थे, राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक, वो महान शासक या अंतिम शासक के कर्क द्वितीय को पराजित किया। ठीक है, आगे क्या है? राष्ट्रकूट राज्य पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तैलप द्वितीय ने, शासक तैलप द्वितीय ने, तथा कल्याणी के चालुक्य वंशीय राज्यों की स्थापना की। और इन्होंने किन की स्थापना की? चालुक्य वंशीय राज्यों की स्थापना की। किन्होंने? तो आप कहेंगे तैलप द्वितीय ने। ठीक है, लिखते हुए चलिए। चलिए इस चीज़ को एडिटिव नोट कर लीजिए। ठीक है, इसमें बताया गया है कि ये जो 3 नाम हैं, प्राचीन काल के अल्पकालीन राज्य केरल। ठीक है, एडिटिव नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं यादव वंश यानी देवगिरी। चलिए आगे पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंच ने की। पहली लाइन तो आप ये लिखिए इसमें। ठीक है, भिल्लम चालुक्य शासक सोमेश्वर चतुर्थ के सामंत था। दूसरा पॉइंट ये लिखिए, इसने अपनी राजधानी देवगिरी में बनाई। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये लिखिए, उसने 1187 से 1191 तक शासन किया। किन्होंने? विल्लम पंच ने 1187 से 1191 तक शासन किया। ठीक है, ये लिखिए। आगे बढ़ते हैं। यादव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा सिंघन था। ठीक है, यादव वंश के सबसे शक्तिशाली राजा, ठीक है, नोट कर लीजिए, उसने 1210 से 1247 तक शासन किया। किन्होंने? तो आप कहेंगे राजा सिंघन ने। ठीक है, नोट करते हुए चलिए। सरंगदेव, ठीक है, सारंगदेव का संगीत रत्नाकर सिंघन के दरबार में लिखा गया। यानी क्या नोट करना है आपको? सारंगदेव का संगीत रत्नकार सिंघन के दरबार में लिखा गया। जो सारंगदेव थे उनका संगीत रत्नकार किनके दरबार में लिखा गया? तो आप कहेंगे सिंघन के दरबार में लिखा गया। ठीक है, ये इस प्रकार से पूछ देगा कि संगीत रत्नाकार
कि लेखक कौन है, तो आप कहेंगे सारंगदेव। ठीक है, ये लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देवगिरी को देवगिरी को ठीक है 1309 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा विजित कर लिया गया। ठीक है, जब यादव वंश के संस्थापना वल्लभ पंच ने की, तो उस समय उनकी राजधानी देवगिरी थी। ठीक है, परंतु 1309 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा विजित यानी उसे जीत लिया गया, विजित कर लिया गया 1309 में देवगिरी को। ठीक है, जो पहले यादव वंश की राजधानी हुआ करती थी। यादव वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था। ठीक है, कौन थे? रामचंद्र थे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे क्या है। द्वार समुद्र के होयसल वंश के बारे में हम पढ़ते हैं। होयसलों का मूल क्षेत्र मैसूर में गंगवाड़ी के पहाड़ी क्षेत्र में था। ठीक है, नोट करिए। होयसल राज्य का वास्तविक संस्थापक विष्णुवर्धन था। एडिटिव नोट कीजिए। ठीक है, होयसल यादव वंश से संबंधित थे। ठीक है, पूछ दिया जाए कि होयसल कौन से वंश से संबंधित थे, तो आप क्या कहेंगे? यादव वंश से संबंधित थे। ठीक है, क्योंकि अपने को चंद्रवंशी मानते थे। कौन? होयसल। ठीक है, ये भी एडिटिव नोट कीजिए। वेल्लूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने करवाया था। ठीक है, नोट कीजिए एकदम सेम टू सेम, इसमें कुछ मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर वलालाल तृतीया था। ठीक है, वलालाल तृतीया ने अलाउद्दीन को वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया। ठीक है, कर यानी टैक्स। ठीक है, नोट करते हुए चलिए। होयसलों की राजधानी द्वार समुद्र का आधुनिक नाम हैलीबीड कर्नाटक है। द्वार समुद्र। ठीक है, होयसल वंश की राजधानी क्या है? ठीक है, होयसलों की राजधानी क्या थी? तो आप कहेंगे द्वार समुद्र। ठीक है, क्या कहेंगे? द्वार समुद्र। नोट करते चलिए एडिटिव। आधुनिक नाम क्या रखा गया? हैलीबीड। क्या रखा गया? हैलीबीड, जो कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, चलिए आगे क्या है कि 1339 तक अलाउद्दीन खिलजी के करद के रूप में शासन करता रहा। ठीक है, ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि वह 1339 तक अलाउद्दीन के करद के रूप में शासन करता रहा। कौन? तो आप कहेंगे बलाल तृतीया। ठीक है, कदम्ब राजवंश। अगला राजवंश के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, कदम्ब राजवंश। कदम्ब राजवंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। नोट कीजिए कि कदम्ब राजवंश की स्थापना किन्होंने की? तो मयूर शर्मन ने की। कदम्ब शासकों की राजधानी बनारसी थी। राजधानी क्या थी? बनारसी। इनकी दूसरी राजधानी का नाम वालाशिका था। ठीक है, क्या था? दूसरी राजधानी का नाम वालाशिका। कदम्ब वंशी शासकों की वंशावली हमें एकमात्र लाल गुंड स्तंभ लेख से ज्ञात होती है। काम कीजिए, एडिटिव नोट कीजिए इसको कि कदम्ब वंशी शासकों की वंशावली, ठीक है, वंशावली हमें एकमात्र लाल गुंड स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अगला, वरंगल के काकतीय राजवंश। काकतीय राजवंश के संस्थापक वीटा प्रथम थे। संस्थापक लिखिए, इतना लिखिए बस, संस्थापक आगे नाम लिख लीजिए वीटा प्रथम, और ऊपर इतना टॉपिक डाल दीजिए वरंगल के काकतीय राजवंश। ठीक है, नोट्स बना रहे हैं आप। ठीक है, काकतीय शासक पश्चिमी चालुक्यों के सामंत थे। ठीक है, काकतीय शासक पश्चिमी चालुक्यों के सामंत थे। ठीक है,
किसके सामंत थे? पश्चिमी चालुक्यों के सामंत थे, ठीक है। वीटा प्रथम ने नलगोंडा, कहाँ है? हैदराबाद में, एक छोटा सा राज्य का गठन किया। जो नलगोंडा राज्य है, एक छोटा सा राज्य का गठन किन्होंने किया? तो आप कहेंगे वीटा प्रथम। कौन से राजवंश? काकतीय राजवंश, ठीक है, नोट कीजिए इतना ही। तथा उनकी राजधानी क्या रखी गई? आप कहेंगे अमनकोंड, ठीक है, अमनकोंड। काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली राजा गणपति देव था, ठीक है। कौन थे? गणपति देव, ठीक है, जिसने अपनी राजधानी क्या बनाई? वरंगल में स्थापित किया। अच्छा, राजधानी को वरंगल में स्थापित की, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा गया है कि आधुनिक वरंगल नामक तथा शहर रुद्रदेव ने बसाया। इसका नाम आप एडजेक्टिव नोट कीजिए, और जो आधुनिक नाम है वो है वरंगल, ठीक है। शहर नामक तथा शहर रुद्रदेव ने बसाया। किन्होंने बसाया? रुद्रदेव ने बसाया, ठीक है। इस राजवंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र, ठीक है। कौन? प्रताप रुद्र, नोट कर लीजिए, शासनकाल को जरूर लिखिए। रुद्रमा देवी, ठीक है, गणपति देव की पुत्री थी, ठीक है, तथा गणपति देव के बाद रुद्रमना काकतीय राज्य की शासिका बनी, ठीक है। यह सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। गणपति देव, ठीक है, गणपति देव के बाद रुद्रमना काकतीय राज्य की शासिका बनी, ठीक है। काकतीय राज्य में पाशपुत तथा कालामुख धर्म प्रचलित था, ठीक है। काकतीय राज्य में पाशपुत तथा कालामुख धर्म प्रचलित था। नोट कर लीजिए कि कौन सा धर्म प्रचलित था, ठीक है। चलिए अगला है गंगवंश। गंगवंश, ठीक है। गंगवंश की स्थापना ब्रजहस्त पंचम ने की, ठीक है, नोट कर लीजिए एडजेक्टिव। अभिलेखों के अनुसार गंगवंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा। अभिलेखों के अनुसार गंगवंश के प्रथम शासक कौन थे? कोंकणी वर्मा थे, ठीक है। गंगवंश का शासन आधुनिक मैसूर के दक्षिण गंगवाडी क्षेत्र में था, ठीक है। एडजेक्टिव नोट कीजिए क्योंकि प्रश्न एडजेक्टिव यहीं से आते हैं। एक ही लाइन को लेके इतना बड़ा पैराग्राफ मत लिखिए, ठीक है। एक एक लाइन में नोट्स बनाइए, ठीक है, एक एक लाइन में नोट्स बनाइए। चलिए आगे चलते हैं। गंगों के प्रारंभिक राजधानी कुबलाल कोलर में थी, ठीक है, जो बाद में तलकार हो गई। लिख लीजिए कि गंग वंश की राजधानी क्या थी? कोलर, कुबलाल, ठीक है, बाद में तलकार हो गई, ठीक है। गंग शासक श्री पुरुष ने अपनी राजधानी मान्यपुर में बनाई, ठीक है। गंग शासक थे श्री पुरुष, उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो आप कहेंगे मान्यपुर में, ठीक है। चलिए, श्री पुरुष का 728 से 788 तक शासन रहा। शासनकाल को लिखिए क्योंकि शासनकाल बहुत जरूरी है। माधव प्रथम ने दत्तक सूत्र पर टीका लिखी थी, ठीक है। किन्होंने दत्तक सूत्र पर टीका लिखी थी? तो आप कहेंगे माधव प्रथम, ठीक है। मैसूर के गंग शासक चामुंडे राय ने श्रवणबेलागोला में बाहुबली की मूर्ति का निर्माण करवाया। सबसे इम्पोर्टेंट ठीक है, कि मैसूर के गंग शासक चामुंडे राय ने श्रवणबेलागोला कर्नाटक में बाहुबली मूर्ति का निर्माण करवाया, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है स्टैटिस्टिक जीके का।
कि बाहुबली के मूर्ति का निर्माण किन्होंने करवाया। कर्नाटक में श्रवण बेलगोला, कर्नाटक में बाहुबली की मूर्ति का निर्माण किन्होंने करवाया। तो किस शासक ने करवाया? तो आप कहेंगे गंग वंश के शासक चामुंडे राय ने करवाया। ठीक है, मैसूर के गंग शासक चामुंडे राय ने करवाया। ठीक है, चलिए यहीं पे हमारा ये 23वां दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश 23वां अध्याय हमारा यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, इसके बाद हम जो अध्याय पढ़ने वाले हैं वह अध्याय है सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।